समरपुर के राजा समरेंद्र प्रताप सिंह बूढ़े हो चले थे। राजकुमार का नाम अमरेंद्र प्रताप सिंह था, जिन्हें प्रजा अमर नाम से ही जानती थी। उम्र के चौथे पड़ाव पर पहुंचकर राजा ने युवराज के हाथों राज्य का भार सौंपकर वानप्रस्थ ले लिया। मंत्री के साथ परामर्श करते हुए कुछ बरस राज्य का शासन सुचारू रूप से चला। प्रजा सुख से जीवन यापन कर रही थी, पर सब दिन समान नहीं होते। समय का पहिया लुढ़कता रहा। आड़ा तिरछा, खाल खमार, उबड़ खाबड़ रास्तों पर धीरे धीरे राजा शासन कार्य के प्रति विमुख होने लगे। बेहद खूबसूरत युवा रानी पद्मावती के प्रेम रस में डूबकर राज कार्य में उनका मन नहीं लगा। सोम रस का पान कर नित्य गीत में डूबे रहकर राजा महत मानव जीवन को नष्ट करने लगे। राज्य में सुंदरी युवा कन्याओं का जीना मुहाल हो गया। प्रजा के पास कोई अच्छी चीज देखने पर राजा की लालची नजर उस पर पड़ जाती। धीरे धीरे राज्य में अत्याचार बढ़ने लगा। मंत्री चिंतित हो उठे, राज्य का कैसे बचाव करें। इसी चिंता में मंत्री हमेशा डूबे रहते। अच्छी सलाह देते तो राजा मानते नहीं, उल्टे मंत्री को धमकाते। राज्य में अव्यवस्था रहने लगी। उसी राज्य में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में 3 सदस्य थे। 70 साल की बूढ़ी, बेटा कानू और बैल मानू। बैल होने पर भी वहां परिवार के एक सदस्य की तरह था तो वहां बैल, पर बूढ़ी के अच्छे बुरे, हानि लाभ, सुख दुख, बीमारी हारी सब में वह संभागी था। बैल मानू की मां के मौत के बाद से बूढ़ी ने उसे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। कानू उससे बहुत छोटा था। बचपन से ही बूढ़ी ने कानू को सिखाया था कि वह मानू को दादा कहकर पुकारे। इसलिए मानू और कानू 2 भाई जैसे थे। मानू के साथ कानू कितना खेला है, कहां कहां घूमा है, इसका कोई हिसाब नहीं है। जहां भी जाते दोनों दादा भाई साथ ही जाते। मानू साथ होता तो कानू पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। यह जानकर बूढ़ी निश्चिंत रहती। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन बूढ़ी बीमार पड़ गई। मानू कानू दौड़ धूप करके वैद्य को बुला लाए। मानू पास पास रहता। कानू मां के पैर दबा देता, दवा देता, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बूढ़ी का आखिरी वक्त आ गया। मानू बूढ़ी की खाट के पास सोता। बूढ़ी की तकलीफ देखकर मानू व्याकुल होकर रोता। मानू उसे धीरज बंधाता। बूढ़ी का अंतिम समय आ गया तो उसने कानू का हाथ मानू के सिर पर रखकर, आज से कानू का दायित्व तेरे ऊपर कहकर सदा के लिए आंखें बंद कर ली। मानू की आंखों से आंसू गिरने लगे। कानू भी रोने लगा। मानू फिर उसे समझाने लगा। कानू ने बैलगाड़ी में लकड़ी भरी। मानू अकेला गाड़ी को खींचकर ले गया। आस पड़ोस के लोगों ने बूढ़ी को कंधा दिया। 100 शमशान ले जाया गया। वहां चिता सजाई गई। बूढ़ी का मृत शरीर जलकर राख हो गया। मानू कानू तालाब में नहाए। घर लौटकर कानू बहुत रोया। मानू ने उसे सांत्वना दी। समय किसी का इंतजार नहीं करता। दुख हो चाहे सुख, वह अपने रास्ते चलता रहता है। देखते देखते दिन, महीने, बरस करते वक्त गुजरता गया। मानू कानू का समय सुख दुख में बीतता रहा। दोनों जंगल जाते। मानू घास पत्ता खाते हुए जंगल में चरता रहता। कानू खेलता कूदता, घूमता, फूल तोड़ता, मीठे रसीले फल खाता, मानू को देता। लकड़ी का गट्ठर बांधकर मानू की पीठ पर लाद कर घर लौटता। इसी बीच कानू बांका युवक बन गया। दुश्मन भी होता तो एक पल देखता रह जाता। आस पड़ोस के लोग कानू से खुश रहते। कानू दूसरों की बात भी मानता था। मानू भी गुणी था। देखने में जितना सुंदर था, ताकत भी उसमें उतनी ही थी। आसपास जितने भी लड़ाकू सांड थे, सबके छक्के छुड़ा चुका था। वहां एक बार राजमहल के सांड को
मारकर इतनी चोट पहुंचाई कि राज वैद्य के काफी इलाज करने पर जाकर ठीक हुआ। उसी दिन से युवराज की क्रूर नजर मानू बैल पर पड़ी। एक दिन की बात है, मानू और कानू जंगल की ओर जा रहे थे। दुख सुख बतियाते जा रहे थे, इसलिए रास्ते की दूरी उन्हें पता नहीं चल रही थी। चलते चलते दोनों जंगल के काफी अंदर तक चले गए। दोनों को प्यास लगी तो पानी की तलाश करते दोनों एक सुंदर तालाब के पास पहुंचे। दोनों ने जी भरकर पानी पिया। एकांत दोपहर में तालाब के किनारे वाले बरगद के पेड़ के नीचे दोनों थक कर सुस्ताने लगे। उसी समय उन्हें एक अजीब सी घटना देखने को मिली। तालाब के पास 7 अप्रितम और अतुलनीय सुंदरियां आई। ऐसी सुंदरता कानू ने पहले कभी देखी नहीं थी। मानू ने देखा तो बिना पलक झपकाए उन सुंदरियों की तरफ देखता ही रह गया। वे सुंदरियां तालाब के किनारे अपने वस्त्र बदलकर पानी में उतर गई और आपस में हंसी ठिठोली करती हुई जल क्रीड़ा में मग्न हो गई। उसी समय उनमें से एक ने कानू को देख लिया और बाकियों को भी बता दिया। सब कानू की तरफ देखने लगी। कानू जिस तरह से उनकी तरफ मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था, वे सब भी कानू के नवयौवन भरे रूप को देखकर विमोहित होकर उसे देख रही थी। आपस में कोई किसी से अपने मन की बात प्रकट नहीं कर रही थी। आखिर में सब मिलकर कानू को संबोधित करते हुए बोली, हे परदेसी, आओ हम मिलकर जल विहार करेंगे। कानू मन ही मन डर गया। देवी है या दानवी कौन जानता है, क्या करे, कुछ तय नहीं कर पाया। उन सुंदरियों ने एक बार फिर कानू को अपने साथ खेलने के लिए आमंत्रित किया। मानू पास ही था। कानू ने उससे पूछा, दादा क्या करूं? मानू बिना डरे बोला, जा, भय करने का कोई कारण नहीं है। इस तालाब की ये जल कन्याएं हैं, उनके साथ जाकर खेल। अगर कोई विपदा आए तो मुझे आकर बताना। डरते डरते कानू आगे बढ़ा। जल कन्याएं उसे आदर के साथ पानी के अंदर ले गई। एक ने पूछा, परदेसी तुम्हारा नाम क्या है? कानू ने जवाब दिया, मेरा नाम कानू है। अब थोड़ा सा साहस करके कानू ने उन सब का नाम और उनका परिचय पूछा। एक एक करके सब ने तिरछी नजर से देखते हुए अजीब हाव भाव के साथ अपना अपना नाम बताया। पहली बोली, मेरा नाम पुष्प केतकी। दूसरी बोली, मेरा नाम पुष्पगंधा। तीसरी बोली, मेरा नाम पुष्प रेणु। चौथी बोली, मेरा नाम पुष्पसार। पांचवी बोली, मेरा नाम पुष्पवती। छठी बोली, मेरा नाम पुष्प पंखुरी। सातवीं बोली, मेरा नाम पुष्पांजलि। तुम सब कौन हो? कानू ने पूछा। सभी बोली, हम 7 बहनें जल कामिनी हैं। हम सभी जल कन्याएं हैं। चलो अब खेलते हैं। कानू बोला, क्या खेल खेलेंगे? मैं तो कोई खेल नहीं जानता हूं। सभी ने विचार किया और बोली, जल क्रीड़ा करेंगे। वहां कैसे? कानू ने पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, हम पानी के अंदर छुपेंगे, तुम हमें ढूंढना, पर एक शर्त होगी। जल कन्याएं बोली, क्या है वहां शर्त? कानू ने पूछा। अपने अंतर की बात खोलकर वे बोली, हम छुपेंगे, तुम ढूंढना। अगर ढूंढ नहीं पाओगे और हार मान लोगे तो तुम हम सभी से विवाह करोगे। फिर तुम छुपना और हम ढूंढेंगे। अगर तुम्हें ढूंढ नहीं पाए तो तुम अपनी मर्जी से हम में से किसी एक को चुनकर उसी से शादी करना। कानू पशोपेश में पड़ गया। कुछ तय नहीं कर पाया तो बड़े भाई मानू से पूछकर आने की बात सोचे और उन कन्याओं से अनुमति लेकर मानू भाई के पास पहुंचा। एक बैल भला क्या बताएगा, ऐसा सोचकर उन्होंने उसे अनुमति दे दी। कानू मानू के पास गया। जल कन्याएं मन ही मन खुश हो रही थी कि वे जरूर जीतेंगी और सभी कानू को
पति के रूप में पाएगी। उन्हें पानी के अंदर कानू कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा, ऐसा उन्हें विश्वास था। कानू ने मानू से सारी बात बताई। मानू मन ही मन हंसा। कानू को आश्वासन देते हुए कहा कि जल कन्याएं हारेंगी और वह जीतेगा। कानू ने पूछा, कैसे? मानू बोला, देख, तालाब के बीचों बीच जो लाल कमल के पत्तों का गुच्छा दिख रहा है, उसी के नीचे वे छुपेंगी। तू वहां जाकर उन्हें छू लेना। मैं कहाँ छुपूंगा? कानू ने पूछा। मानू बोला, फिक्र मत करो, तुम्हारी छुपने की बारी आएगी तो मैं पानी पीने के बहाने तालाब में उतरूंगा। तुम जोंक बनकर मेरे नथुने में छुप जाना, फिर वे तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। जब वे हार गए कहेंगी, तब मैं फिर से पानी पीने के लिए जाऊंगा, तब तुम अपने रूप में आ जाना। अब कानू आश्वस्त हो गया। जल कन्याओं के पास जाकर उनकी शर्त पर राजी होने की बात कही। पहले जल कन्याएं छुपी और कानू ने मानू के कहे अनुसार उन्हें जाकर कमल के पत्तों के नीचे से ढूंढ निकाला। जल कन्याओं की आशा पानी के बुलबुलों की तरह टूट गई। अब कानू की बारी थी। ढूंढ ढूंढ कर जल कन्याएं थक गई। कानू तो जोंक बनकर बैल के नथुने में था, ऐसे में वे कहाँ उसे ढूंढ पाती। आखिर में हार कर जल कन्याओं ने पुकारा, हे परदेसी, हम हार गए, अब बाहर आ जाओ। मानू पानी पीने का बहाना करके तालाब के पास पहुंचा। कानू तब अपने रूप में आ गया। शर्त के तहत अब कानू को उन सातों में से किसी एक को अपनी पत्नी के रूप में चुनना था। सभी चाह रही थी कि कानू मुझे चुन ले। जल कन्याओं ने तालाब से निकलकर अपने सिल्क के कपड़े पहन लिए और समर्पण करते हुए बोली, हे परदेसी, अब जब हम हार गई हैं तो तुम अपनी इच्छा से हम में से किसी एक को अपनी पत्नी चुन लो। अब कानू क्या करे? सभी बेहद खूबसूरत थी, कोई किसी से कम या ज्यादा, छोटी या बड़ी नहीं लग रही थी। किसे पत्नी के रूप में स्वीकार करे, कुछ न सूझा। तो मानू से जाकर उसने पूछा। मानू बोला, बड़ी को पत्नी बनाएगा तो बाकी सभी जीजाजी कहकर तुझे परेशान करेगी, इसलिए सबसे छोटी को पत्नी बनाऊंगा, ऐसा कहना। छोटी से शादी करेगा तो बाकी सब बड़ी साली हो जाएंगी, सास के बराबर, तब वे तेरे पास नहीं फटकेंगी। बात कानू के मन को जज गई, पर कानू बोला, वे सब तो एक जैसी दिख रही है, छोटी कौन है कैसे जानूंगा? अगर वे कहेंगी छोटी कौन है, खुद चुन लो, तो मैं क्या कहूंगा? मानू बोला, तू जा, मैं एक भौरा बनकर छोटी के सिर पर मंडराता रहूंगा, तब तू उसका हाथ पकड़ लेना। कानू निश्चिंत हो गया। मानू के पास से लौटकर जल कन्याओं के पास खड़ा हो गया। जल कन्याएं उत्कंठित होकर कानू की तरफ देखने लगी। कानू किसे अपनी पत्नी बनाएगा? कानू बोला, हे सुंदरियों, मैं तुम में से सबसे छोटी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं। जल कन्याओं ने कहा, ठीक है, हम में से कौन छोटी है तुम पहचान कर लो। अगर तुम जान नहीं पाओगे कि छोटी कौन है तो हम सबसे तुम्हें विवाह करना होगा। मानू दादा तो सब जान रहा था, फिर कानू परेशान क्यों होता? उसने देखा कि एक भौरा एक के सिर पर मंडरा रहा है। फिर तो बिना देरी किए कानू ने उस सुंदरी का हाथ थाम लिया। अब बाकी सब क्या करती? वे अपनी छोटी बहन पुष्पांजलि का हाथ कानू को सौंपकर बहन दामाद को सुख से घर परिवार बसाकर रहने का आशीर्वाद देते हुए जल के अंदर गायब हो गई। रूपवती पुष्पांजलि को साथ लेकर कानू मानू दादा के पास पहुंचा। मानू दोनों को देखता रहा, उसकी आंखें छलछलाई। कानू ने पुष्पांजलि का मानू से परिचय कराते हुए बोला कि वह उसके बड़े भाई हैं। दोनों ने मानू को प्रणाम किया। मानू ने दोनों को जीभ से
थोड़ा चाट दिया। उनसे अपनी देह को घिसकर अपना प्यार प्रकट किया। अब तीनों ने घर की तरफ रुख किया। घर से बहुत दूर थे वे, इसलिए घर पहुंचते शाम घिर आई थी। गोधीली बेला हो गई थी। मानू और कानू के साथ एक अप्रितम सुंदरी को देखकर गांव वाले विस्मय विमूढ़ थे। कौन है पूछने पर मेरी पत्नी है कहकर गांव वालों को जवाब देता। पूरे गांव में हलचल मच गई और खबर राजा के पास पहुंची। रात हुई। अब मानू और कानू एक साथ नहीं सोए। मानू घर के बरामदे में सोया। पुष्पांजलि को लेकर कानू ने सुख से रात बिताई। एक दिव्य सुंदरी से कानू का विवाह हुआ है, यह जानकर राजा अमर बेचैन हो गया। दूत भेजकर कानू को राज दरबार में उपस्थित होने का हुक्म दिया। कानू राज दरबार में हाजिर हुआ और राजा ने कानू से पूछा, तू खूबसूरत कन्या कहाँ से लेकर आया है? कानू ने सारी घटना एक एक करके युवराज को बता दी। अमर को विश्वास नहीं हुआ। कहा, नहीं, तू झूठ बोल रहा है। तू जरूर उस स्त्री को कहीं से चुरा कर ले आया है। कानू ने बहुत मिन्नतें की, प्रमाणित करने की बात कही, पर राजा समझने को तैयार नहीं। उसने कानू की बात पर कान नहीं दिया। पत्नी को लाकर राजहस्त में समर्पण करने का कानूनी फरमान जारी किया। कानू ने बहुत विनती की, पर उसकी एक न सुनी, उल्टे उसे खूब पिटवाया। कानू रोते रोते घर पहुंचा। घर पहुंचकर सारी बातें मानू दादा के आगे बखाना। मानू आश्वासन देते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं जीवित हूं तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुष्पांजलि यह सब देखकर डर गई। मानू ने उसे भी आश्वस्त किया और घर से बाहर कदम ना रखने की हिदायत देकर खुद द्वार पर पहरा देने लगा। कुछ देर बाद राजा के सैनिक पुष्पांजलि को लेकर जाने के लिए आए। कानू से सैनिकों ने कहा कि उन्हें पुष्पांजलि सौंप दे। कानू ने अंदर से ही मना कर दिया। सैनिक अब घर के अंदर घुसने के लिए तैयार हुए। अब मानू किसी के रोकने से भला रुकता। मानू उठा और सबको मार भगाया। मानू के आगे उनका क्या वश। सैनिक टुकड़ी भाग खड़ी हुई। जान बचाकर सैनिक राजा के पास पहुंचे और सारी बातें कह सुनाई। मानू का शक्ति सामर्थ्य कितना है यह जानना अब किसी के लिए बाकी ना रहा। मानू के जिंदा रहते पुष्पांजलि को पाना असंभव है। यह बात राजा को समझ में आ गई। मानू को कैसे मौत के घाट उतारा जाए, इस योजना पर विचार किया जाने लगा। तबेले से सबसे ताकतवर घोड़े को लाया गया। उसके बाद कानू के पास खबर भिजवाई गई कि वह अपने बैल मानू को लेकर आए। अब सारी जनता के आगे राजा के खास घोड़े के साथ मानू का युद्ध होगा और युद्ध में मानू हार जाएगा तो अपनी पत्नी पुष्पांजलि को राजा को सौंप देगा। मानू और कानू में विचार विमर्श चला। मानू ने हुंकार भरी और निडरता के साथ राजमहल की तरफ चला। कानू उसके पीछे चला। कानू के पीछे राज्य की प्रजा भी राजमहल में राजा के प्रधान घोड़े और मानू बैल का युद्ध देखने इकट्ठा हो गई। ठीक समय पर युद्ध शुरू हुआ। प्रधान घोड़े और मानू के पांव के प्रहार से पूरा परिसर कांप उठा। मानू बैल का पराक्रम देखकर लोग वाहवाही करने लगे। कुछ समय लड़ाई चलने के बाद मानू ने प्रधान घोड़े को अपने सींग में उठा लिया। घोड़ा लहू लुहान होकर जान के भय से त्रस्त होकर तबेले में जाकर छुप गया और राजा अपमानित होकर उठकर चले गए। गुस्से से वहां फुफकारने लगे। पूरे राज्य में तहलका मच गया। प्रतिशोध की आग में राजा तड़फड़ाने लगे। प्रधान घोड़ा ही तो हारा। अब राजमहल के प्रधान हाथी के साथ मानू को युद्ध के लिए बुलावा भेजा गया। 7 दिन भी नहीं बीते थे कि फिर से ऐसी एक निर्मम खबर
पाकर कानू बेचैन हो गया। पुष्पांजलि रोने लगी। मानू बैल के पास बैठकर कानू आंसू बहाने लगा। मानू धीरज बंधाते हुए बोला, रो क्यों रहा है? मैं प्रधान हाथी के साथ लड़ूंगा, देखने मेरा कुछ नहीं होगा। इतना कहकर मानू राजमहल की तरफ चला। कानू भी उसके पीछे पीछे चला। पुष्पांजलि दरवाजा बंद करके छुप कर बैठ गई। युद्ध का मैदान लोगों से खचाखच भर गया। लोग मानू और प्रधान हाथी का युद्ध देखेंगे। युद्ध शुरू हुआ। पहले पहले मानू पीछे की तरफ हटने लगा। यहाँ देखकर कानू डर गया, पर मौका देखकर मानू ने प्रधान हाथी की सूंड में अपना नुकीला सिंह ऐसे धंसाया कि खून की धारा बहने लगी। हाथी अपने को संभालता इससे पहले ही मानू ने हाथी के पैरों के बीच में सिर डालकर सिंह का वार करके उसे घायल कर दिया। हाथी एक चक्कर लगाता तो मानू 7 बार छलांग लगाकर वार कर देता। हाथी हार गया। मानू इधर उधर दौड़ता रहा। लोगों ने मानू की जय जयकार की। राजा खूब अपमानित हुए और गुस्से से उफनने लगे। राजा ने अब मल्ल युद्ध से मानू का युद्ध करवाना चाहा। मल्ल युद्ध तो मानू बैल का पराक्रम जानता था। मन में वह डरा, पर करे क्या? राजा की बात नहीं मानेगा तो आफत, इसलिए उसने हामी भरी। उधर मानू और कानू विजय उल्लास से घर पहुंचे। कानू और पुष्पांजलि ने मानू की खूब सेवा की, स्वादिष्ट खाना खिलाया। दुख सुख बतियाते दिन बीता। शाम हुई तो राजा का दूत खबर लेकर पहुंचा कि कल ही मल्ल योद्धा के साथ मानू का युद्ध होगा। कानू और पुष्पांजलि डर गए, पर मानू बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। सुबह हो तो देखेंगे, ऐसा कहकर सभी ने रात बिताई। राज्य में हलचल मच गई। कल मल्ल योद्धा के साथ मानू का शक्ति परीक्षण होगा। रात बीती, सुबह हुई। लोग युद्ध देखने के लिए इकट्ठा हो गए। मानू को लेकर कानू पहुंचा, पर मल्ल योद्धा का कहीं पता नहीं था। सभी आपस में एक दूसरे से पूछने लगे, मल्ल योद्धा कहाँ है? दूत ने आकर खबर दी कि कल रात से ही मल्ल योद्धा गायब है। राजा के अपमान की कोई सीमा न रही। वहां गुस्से से गरजते हुए राजमहल में चले गए। किस उपाय से मानू को मारा जा सकता है, उसका उपाय करने लगे। ताकत से तो मानू को मारा नहीं जा सकता, इसलिए राजा ने एक उपाय सोचा। अब की बार राजमहल के प्रधान केले के पेड़ के साथ मानू का युद्ध होगा। राजा ने यहाँ घोषणा करवा दी। लोग सुनकर हंसे। प्रधान घोड़ा प्रधान हाथी हार गए। युद्ध के नाम पर मल्ल योद्धा घर छोड़कर भाग गया। फिर यहाँ प्रधान केले के साथ युद्ध क्या भला है? कानू और पुष्पांजलि भी जी भर हंसे, पर मानू चुप रहा। कानू ने पूछा, क्या बात है? मानू बोला, मेरी खैर नहीं, मेरा अंत समय आ गया। कैसे? बेचैन होकर कानू ने पूछा। मानू बोला, प्रधान केले का पेड़ ही मेरी मृत्यु का कारण होगा। राजा ने जुगत लगाकर प्रधान केले के पेड़ के चारों तरफ 12 हाथ लंबी धारदार तलवारें लगा रखी है। मैं आघात करूंगा तो मेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यह बात सुनकर कानू और पुष्पांजलि खूब रोए। प्रधान केले के पेड़ से युद्ध न करने के लिए उसने अनुरोध किया। मानू उन्हें सांत्वना देते हुए बोला, जन्म लिया है तो मरेंगे भी एक दिन, तो फिर डर क्यों? मैं मर जाऊंगा तो भी तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कैसे? दोनों ने एक साथ पूछा। बताता हूँ, सुनो। प्रधान केले के पेड़ के साथ लड़ाई में मेरी मौत होगी, तब मेरे शव को घर लाकर मेरी एक हड्डी और अतड़ी अपने पास रखना और बाकी सबको दफना देना। दूसरा कोई किसी भी तरह मेरे शरीर को ना छुए और कोई भी इस बात को ना जाने। इतना कहकर मानू चुप हो गया। कानू और पुष्पांजलि खूब रोए। कल मानू मर जाएगा। सुनो, मानू बोला, वहां हड्डी और अतड़ी
तुम्हारे जीवन का रक्षा कवच होंगे। कान्हू और पुष्पांजलि रोते रोते मानो की बात सुनते रहे। जब तुम पर कोई शत्रु आक्रमण करे तब कहना, बांध बांध रस्सी, पीट पीट लठ। चाहे जितना बड़ा शत्रु हो फिर भी वहां बच नहीं पाएगा। अतड़ी रस्सी बनकर उसे बांध लेगी और हड्डी लठ बन सभी को मारेगी। और जब कहोगी कि रुक जा रस्सी, रुक जा लठ, मानो भाई का यहाँ कड़ोर का है आदेश, तब ऐसा कहने पर रस्सी बांधेगी नहीं, हड्डी मारेगी नहीं। दुख सुख गपियाते तीनों ने वह रात बिताई। यही रात मानू दादा की आखिरी रात है। जितना भी समझाओ मन समझ नहीं रहा था। सुबह हुई, लोग प्रधान किले के पास इकट्ठा हो गए। ठीक समय पर राजा ने आदेश दिया, युद्ध शुरू किया जाए। मानू ने सभी की तरफ देखा। कान्हू मानू को पकड़कर खूब रोया। उधर पुष्पांजलि घर के अंदर रोती रही। लोग कान्हू के इस विकल भाव को देखकर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। मानू आगे बढ़ा, प्रधान किले के पेड़ पर सिर से प्रहार किया और यहाँ क्या उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए। मानू गिर गया। सभी हाहाकार मचाने लगे। कान्हू मुंह फाड़कर रोने लगा। राजा विजय के गर्व से झूमते हुए राजमहल लौट गए। अब पुष्पांजलि को हासिल करना निश्चित है। मन में ऐसा सोचकर राजा खूब खुश हुआ। कान्हू मानू के शरीर को बैलगाड़ी में लादकर घर ले गया। दोनों मानू के मृत शरीर को सुनसान जगह पर ले गए। वहां गड्ढा खोदकर मानू के शव को दफनाने से पहले उसकी एक हड्डी और अतड़ी निकाल ली। कान्हू और पुष्पांजलि का मन धीरज नहीं रख पा रहा था। घर लौटकर बहुत ही दुखी मन से वहां दिन और रात बिताई। मानू दादा के उपकार के बारे में सोचते सोचते सुबह हुई। कुछ देर बाद राजा के लोगों ने आकर कान्हू को खबर दी कि वह अपनी पत्नी को ले जाकर राजमहल पहुंचे। पर कान्हू ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि जब तक उसके शरीर में जान है वह अपनी पत्नी को कभी भी राजा को नहीं सौंपेगा। राजा यह खबर पाकर चिहुक उठे। दल बल के साथ कान्हू के दरवाजे पर पहुंचे। कठोर आदेश सुनाते हुए राजा बोले, कान्हू तुझे अगर अपनी जान प्यारी है तो अपनी पत्नी को मुझे सौंप दे, नहीं तो तुझे अपने प्राण गंवाने होंगे। कान्हू ने अंदर से ही जवाब दिया, नहीं, मैं कभी भी तुम्हारे हाथों अपनी पत्नी को नहीं सौंपूंगा। राजा गरज उठे, तेरी इतनी हिम्मत! सैनिकों की तरफ देखकर राजा ने आदेश दिया, कान्हू का घर तोड़ दो। सैनिक दरवाजा तोड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, कान्हू बोला, बांध बांध रस्सी, पीट पीट लठ। फिर क्या, देखते देखते रस्सी बांधने लगी, हड्डी सबको पीटने लगी। सैनिक सारे घायल होकर गिरने लगे। राजा भी लहूलुहान हो गए। ओहो, मार की तकलीफ और सही नहीं जा रही है। सभी बस चीख चिल्ला रहे थे, नहीं अब नहीं और नहीं। बचाओ बचाओ की आवाज थी चारों तरफ। मार जैसे बरस रही थी ताबड़तोड़। हाथ पैर पेट घुटनों पर मार की बरसात होती रही लगातार। लहूलुहान होकर सैनिक एक एक करके बेहोश होने लगे। राजा अमर ने आखिर में हाथ जोड़ लिए। तब कान्हू ने कहा, रुक जा रस्सी, रुक जा लट, मानो भाई का यहाँ कड़ोर का आदेश है। पिटाई थम गई। हाँफते हुए सैनिक उठकर खड़े होने लगे। राजा ने समर्पण किया। मंत्री ने आकर परामर्श दिया कि अब कान्हू को राज्य का नया सेनापति बना दिया जाए। कान्हू के सेनापति होने के बाद से राज्य में शांति कायम हुई। कान्हू और पुष्पांजलि के गुण चारों दिशाओं में फैलने लगे। कुछ समय बाद मानू की दफनाई गई जगह पर एक सुंदर समाधि निर्मित की गई। उसके चारों तरफ फूल का बगीचा बनाकर मानू की एक मूर्ति वहां स्थापित की गई। कान्हू और पुष्पांजलि हर रोज समाधि में जाकर पूजा करते और पूजा के समय जो भी कामना करते वहां सब पूरी हो जाती।